नमस्कार दोस्तों। सन 1947 में भारत ने सदियों की गुलामी को तोड़ते हुए आज़ादी हासिल की। हर तरफ नई उम्मीदें थी, एक नई शुरुआत का जोश था। लेकिन सिर्फ एक साल बाद 1948 में आज़ाद भारत के सबसे पहले बड़े घोटाले ने उस सोच की नींव को हिलाकर रख दिया। सवाल उठे, क्या यह वही भारत है जिसका सपना देखा गया था? क्या ईमानदारी और पारदर्शिता के वादे सिर्फ एक छलावा थे? यह कहानी है 1948 के जीप घोटाले की। कल्पना कीजिए, हमारे सैनिक पहाड़ों में दुश्मनों से लड़ रहे हैं और उनको आने जाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने एक व्यापारी को 1500 जीपों की आपूर्ति का ठेका दिया और वह व्यापारी 1500 जीपों का पूरा पेमेंट ले लेता है और भारत को सिर्फ 72 जीपें मिलती हैं। भारत को उस समय 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आज के समय में यह रकम सैकड़ों करोड़ रुपए के बराबर है। अब सवाल यह उठता है कि 1500 जीपों का सौदा कैसे किया गया और भारत को सिर्फ 72 जीपें ही क्यों मिली? बाकी 1428 जीपें कहाँ गई? भारतीय सैनिकों को मुश्किल परिस्थितियों में युद्ध लड़ना पड़ा। 72 जीपों से क्या हो सकता था? कश्मीर के दुर्गम क्षेत्रों में इस घोटाले का असर युद्ध के मोर्चे पर महसूस किया गया। क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या एक बड़ा षड्यंत्र? इस घोटाले का मुख्य जिम्मेदार कौन था और उसे क्यों कोई सजा नहीं दी गई? यह कहानी है सत्ता, जिम्मेदारी और धोखे की। यकीन मानिए, यह जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक क्या भारत ने सच में गुलामी की जंजीरों से आज़ादी पाई है या नहीं। भारत तो आज़ाद हो गया, पर भ्रष्टाचार से भारत को आज तक आज़ादी नहीं मिली। 1948 का जीप घोटाला तो बस शुरुआत थी। तो आइए समझते हैं इस घोटाले को कैसे अंजाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर पहला युद्ध 1947 में भारत के विभाजन के तुरंत बाद शुरू हुआ। कश्मीर उस समय एक स्वतंत्र रियासत थी जिसके राजा महाराज हरि सिंह थे। उन्होंने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का कोई निर्णय नहीं लिया था, लेकिन यह स्थिति ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रही। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबीलाई लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इन कबीलाई लड़ाकों को पाकिस्तानी सेना का समर्थन प्राप्त था। पाकिस्तान का उद्देश्य था कि कश्मीर को जबरन अपने नियंत्रण में ले लिया जाए। कश्मीर के राजा महाराज हरि सिंह इस हमले से घबरा गए और भारत से मदद मांगी और 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना को कश्मीर भेजा गया। कश्मीर का भूगोल दुर्गम था, परिवहन और सप्लाई के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। कठिन इलाकों में सैनिकों को पहुंचने के लिए फौरन गाड़ियों की जरूरत थी, इसलिए 1500 जीपों की आपूर्ति का निर्णय लिया गया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी जिम्मेदारी वीके कृष्ण मेनन को दी, जो उस समय ब्रिटेन में भारत के उच्च आयुक्त थे। वीके कृष्ण मेनन को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह सेना के लिए 1500 जीपों की आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्हें यह स्वतंत्रता दी गई कि वह ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में वहां की कंपनियों से सीधे बातचीत कर सकते हैं और सेना के लिए जरूरी सामान खरीद सकते हैं। इसी स्वतंत्रता के तहत उन्होंने सीआर बंकिम नामक एक ब्रिटिश व्यापारी से बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के सौदा कर लिया और उस व्यापारी की पृष्ठभूमि और व्यावसायिक साख की भी कोई जांच नहीं की गई। इस डील की कुल राशि थी 80 लाख रुपए। कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ कि जीपों की आपूर्ति तत्काल की जाएगी। इसे तत्कालीन रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बिना फाइनल कर दिया गया था और उस समय ऐसा कहा गया कि आपातकालीन स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया था। लेकिन समस्या यही खत्म नहीं हुई। जब जीपों की डिलीवरी का समय आया तब भारत को केवल 72 जीपें मिली। बाकी 1428 जीपें कभी नहीं आई और भुगतान पूरे 1500 जीपों का किया गया था। 1948 में 80 लाख रुपए एक विशाल रकम थी। यदि इसे आज के हिसाब से देखा जाए तो यह राशि सैकड़ों करोड़ों रुपए के बराबर होगी और यह साफ हो गया कि यह पूरा मामला गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का है। और जब यह मामला सामने आया तो संसद और मीडिया में बवाल मच गया।
विपक्ष ने इस घोटाले को लेकर संसद में हंगामा किया और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सरकार से पूछा गया कि बिना टेंडर प्रक्रिया के एक संदिग्ध व्यापारी को इतना बड़ा टेंडर क्यों दिया गया। इस मामले में तत्कालीन उच्चायुक्त VK कृष्ण मेनन पर सीधे आरोप लगाए गए। जब घोटाला उजागर हुआ और संसद में इसकी चर्चा हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस घोटाले को सीरियस नहीं लिया और इसे छोटी गड़बड़ी कहकर खारिज कर दिया। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें आपातकालीन परिस्थितियों में फैसले का बचाव करना था, या यह उनके करीबी सहयोगी कृष्ण मेनन को बचाने की कोशिश थी। जवाहरलाल नेहरू ने इस घोटाले के मुख्य आरोपी VK कृष्ण मेनन का लगातार बचाव किया। जवाहरलाल नेहरू ने कृष्ण मेनन को ईमानदार और समर्पित व्यक्ति बताते हुए उनकी गलतियों को आपातकालीन परिस्थितियों का परिणाम बताया। विपक्ष के दबाव और संसद में हंगामे के बाद भी नेहरू ने कृष्ण मेनन पर कार्रवाई करने से परहेज किया। उन्होंने उन्हें इस्तीफा देने को कहा, लेकिन इसे महज औपचारिकता तक सीमित रखा। विपक्ष और जनता के दबाव के चलते VK कृष्ण मेनन को उच्चायुक्त के पद से इस्तीफा देना पड़ा और इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया, लेकिन यह जांच सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई। कृष्ण मेनन या अन्य किसी जिम्मेदार व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जवाहरलाल नेहरू ने कृष्ण मेनन का बचाव करते हुए उन्हें एक ईमानदार और समर्पित व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि यह गलती आपातकालीन स्थिति में हुई और इसे बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। इस घोटाले ने जनता और विपक्ष का सरकार पर विश्वास कमजोर किया। यह घोटाला भारत में भ्रष्टाचार की शुरुआत के रूप में देखा गया। सरकार ने इस मामले को दबाने की कोशिश की और इसे बड़ी सजा या परिणामों तक पहुंचने नहीं दिया गया। नतीजा यह हुआ कि भारत को 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन दोषियों को सजा नहीं मिली और यहीं से हमारे देश में भ्रष्टाचारियों को पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। 1948 के जीप घोटाले के बावजूद VK कृष्ण मेनन का राजनीतिक और प्रशासनिक कद कम नहीं हुआ। उनके ऊपर जवाहरलाल नेहरू का गहरा व्यक्तिगत विश्वास बना रहा और समय के साथ उन्हें नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। इस घोटाले के कुछ वर्षों बाद ही कृष्ण मेनन ने भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। सन 1952 में वह राज्यसभा के सदस्य बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपनी सरकार में सलाहकार और करीबी सहयोगी के रूप में शामिल किया। VK कृष्ण मेनन 1957 में केरल के नॉर्थ मुंबई निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए सदस्य चुने गए। इस चुनाव में उन्होंने एक रिकॉर्ड बहुमत से जीत हासिल की, जिससे उनकी लोकप्रियता और नेहरू के साथ उनकी निकटता स्पष्ट हो गई। 1957 में जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रक्षा मंत्री नियुक्त किया, जिसके कारण भारत 1962 का चीन युद्ध हार गया। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान VK कृष्ण मेनन को भारतीय सेना की अपर्याप्त तैयारियों और हार का जिम्मेदार ठहराया गया और उन्हें रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह उनकी सबसे बड़ी और विवादास्पद भूमिका थी। 1948 के जीप घोटाले ने आजाद भारत में प्रशासनिक भ्रष्टाचार की पहली परछाई दिखाई। तब से लेकर आज तक भ्रष्टाचार हमारे देश की प्रगति में एक दीमक की तरह लगा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज यह और जटिल हो गया है। 1948 में जब इस घोटाले ने देश को हिला कर रख दिया था, तब भी दोषियों को कोई सजा नहीं मिली और आज घोटालों की रकम करोड़ों रुपए से बढ़कर लाखों करोड़ रुपए हो गई है, लेकिन कार्रवाई की रफ्तार वैसी ही धीमी है। तो सवाल यह है कि इस चक्रव्यूह से हमारा देश कब और कैसे बाहर निकलेगा? क्या आपके पास इसका कोई जवाब है या नहीं? यदि आपके पास इसका जवाब है तो बताइए, हमारा देश इन भ्रष्टाचारियों से कैसे मुक्ति पाएगा? जब तक हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाएंगे और इसे सहन करते रहेंगे, तब तक बदलाव मुश्किल है। हमें चाहिए कि हम अपने अधिकारों को जानें और हर स्तर पर प्रशासन की जवाबदेही तय करें। तो आइए मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां घोटाले इतिहास का हिस्सा बने, न कि भविष्य का। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।